हेलो। हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का नॉलेज एकेडमी के एक मस्त और धमाकेदार क्लास में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन चैप्टर फर्स्ट। आपका मैथ्स का जो पोर्शन है, मैथ्स पोर्शन का चैप्टर फर्स्ट जो है वो हमने लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल वाली वीडियो के अंदर हमने बेसिक रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेशियो कल वाला एक बार देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें फर्स्ट नंबर पर आपके पास था रेशियो। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन। किसके बीच में? दो क्वांटिटीज के बीच में। कैसी क्वांटिटीज? सेम काइंड। एग्जाम्पल 5 kg और 10 kg, यहां पर दोनों क्वांटिटीज जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है। अगर क्वांटिटी सेम नहीं हुई तो उस केस के अंदर हम उन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते। तो आपको उसको या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो यहां पर आप इजीली रेशियो बता सकते हो 5:10 या 1:2। लेकिन अगर 5 किलोमीटर और 10 मीटर, तो यहां पर आप नहीं निकाल सकते। या तो आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास आता है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा आपको सेम नंबर से करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम नंबर से करेंगे, डिवाइड करेंगे तब भी सेम नंबर से करेंगे। रेशियो ऑफ इक्विलिटी एंड इनइक्विलिटी, इसके दो केस मैंने आपको बताया था। राम और श्याम की हाइट का रेशियो, तो हो सकता है राम और श्याम की हाइट इक्वल हो सकता है राम की हाइट श्याम से ज्यादा हो सकता है राम की हाइट श्याम से कम और हो सकता है दोनों बराबर हो। इन तीन के अलावा कोई केस यहां पर जो है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास था इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल। इनवर्स मतलब बोलने से ही पता लग रहा है कि कोई भी अगर आपको पास ए रेशियो बी गिवन है तो आप उस रेशियो को इनवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ए रेशियो बी है तो आप उसे लिख सकते हो बी रेशियो ए। वो क्या है? उसका इनवर्स बोल सकते हो या रेसिप्रोकल बोल सकते हो। इसके बाद आता है डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो। अब डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो में आपके पास क्या क्या आता है? कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट और कंटिन्यू रेशियो। अब इनमें से आपके पास कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जैसे ए रेशियो बी है, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ है। तो आप क्या करोगे? जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स है उन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है उन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास कंटिन्यू रेशियो बन जाएगा। इसके बाद आता है डुप्लीकेट। बोलने से ही पता लग रहा है कि जो भी नंबर आपको दिया होगा आपको उसका डबल करना है। जो भी नंबर आपको दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 1:2, इसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो 1 का स्क्वायर कर दो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। तो 1:4 जो है वो इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रिप्लीकेट रेशियो की, तो 1 और 2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, 1 का ट्रिपल कितना होता है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 1:8। सिंपल। 1:2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा? 1:8। इसी तरह से अगर सब डुप्लीकेट करें तो जो जब आप स्क्वायर करते हो डुप्लीकेट में, तो सब डुप्लीकेट, सब मतलब होता है पार्ट। तो इसका मतलब हुआ कि आपको उसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 1/4 है इसका, अगर सब डुप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है तो वो 1:2 होगा। इसी तरह से 1:8 है, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो 1 का 1 ही होगा और 8 का आपके पास 3 बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपके पास आता है ये कंटिन्यू, ये कंप्लीट हो गया था। प्रोपोर्शन। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज इज प्रोपोर्शन। सिंपल। दो रेशियो को कंपेयर करना प्रोपोर्शन होता है। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी बोल सकते हो। ए रेशियो बी। अब यहां पर प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो उसे हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, इस टाइप से। मान लीजिए ए रेशियो बी यहां पर है, सी रेशियो डी यहां पर है। इसे आप इस फॉर्मेट में लिखो, इसे आप इस फॉर्मेट में लिखो, एक ही बात है। इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इक्विलिटी भी हम बोल सकते हैं। बात समझ आई? यहां तक का समझ आया? यहां तक का समझ आया? फिर उसके बाद आपके पास आता है प्रॉपर्टी।
कंटिन्यू प्रोपोर्शन, अगर 3 रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर है, 3 टर्म्स आपके पास ए बी और सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो इस केस के अंदर आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप इसे लिख सकते, इस टाइप से डिनोट करोगे ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अब ये जो सी है इसी को अगर मैं बी से डिनोट कर दूं, क्योंकि 3 रेशियो ही है आपके पास, 3 टर्म्स ही है, रेशियो क्या सॉरी 3 टर्म्स ही आपके पास ए बी सी, और उस केस में अगर आपको डिनोट करना होगा तो ये बी और ये डी, ये सी ले लो इसको। ए बी सी तीनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन के अंदर है आपके पास, तो उस केस में आप लिख सकते हो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, और यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होगा ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? ए सी। क्लियर है यहां तक का? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज आपके पास कौन कौन सी थी? इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, सब्ट्राहेंडो, सब्ट्राहेंडो खेल आपके नहीं है, ये भी इसी की एक प्रॉपर्टी होती है। इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा सा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं 10th क्लास के अंदर आपके पास ऑल्टरनेट के नाम से कुछ होता है, ऐसा कुछ लाइंस होती है ना, ऐसा इन्वर्ट ऑल्टर। इन्वर्ट मतलब तो हो गया उल्टा, ऑल्टर मतलब जेड वाला पोर्शन, यानी ए बाय बी है सी बाय डी है, तो उस केस में ऑल्टरनेट क्या बन जाएगा? बी को सी से चेंज कर दो, बी और सी को चेंज कर दो, तो आपके पास बन जाएगा ए बाय सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बी बाय डी, और ये होगा आपका ऑल्टरनेट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्पोनेंडो की, तो कंपाउंड का मतलब होता है बढ़ना, तो ए बाय बी है, इसका अगर कंपोनेंडो आप अप्लाई करोगे तो बन जाएगा ए प्लस बी बाय बी। डिविडेंडो, डिवाइड करने का मतलब होता है कम करना, पार्ट्स के अंदर तोड़ना, तो ए बाय बी है, इसका डिविडेंडो अप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी बाय बी। अब दोनों अप्लाई कर देता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ए रेशियो बी जो है आपका बन जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, या ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी जो है वो आपका बन जाएगा। क्लियर? देन इसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि कल मैंने आपको बेसिक सा थोड़ा सा बताया था कि ए बाई बी है, बी बाई सी है, सी बाई डी है, इसको आप के वाले कांस्टेंट मान सकते हो। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। उसके पहले ये बेसिक कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए। पुट n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा है यहाँ पर, अगर पुट n इक्वल टू 1 तो ये टर्म्स आपके पास, ये जो रेशियो है वो के इक्वल बन जाता है। पी क्यू आर की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू आर अगर 1 है तो ए बी के अलावा कोई भी टर्म नहीं बचेगी। कंटिन्यू रेशियो अगर इस फॉर्मेट में, तो ए रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इक्वल टू ए रेशियो बी रेशियो सी कैन बी रिटन एज एक्स बाय ए, वाई बाय बी एंड जेड बाय सी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो कि 4th पॉइंट है, x रेशियो y और a रेशियो b does not mean that x is equal to a and y equal to b, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था मैंने कल इसका आपको। मैंने आपसे कहा था कि यार कभी भी, जैसे मान लीजिए 5/10 है, इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं, 3/6 है, इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 5 और 3 इक्वल है, दोनों का रेशियो इक्वल हो सकता है। 5/10 इज इक्वल टू 1/2 होता है, 3/6 भी 1/2 होता है, 4/8 भी 1/2 होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो न्यूमरेटर वाला पार्ट्स है वो इक्वल होगा डिनोमिनेटर के सेकंड वाले रेशियो के। इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट 5 है, इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। कल मैंने कुछ वर्ड्स आपको और बताए थे और आपसे कहा था कि इसमें जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट या सेकंड टर्म। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4x माइनस 3z by 4c
इज इक्वल टू 4z माइनस 3y बाय 3b इज इक्वल टू 4y माइनस 3x बाय 2a, शो दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस। शो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। डिनोमिनेटर वाली टर्म देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको ये शो करना है कि हर रेशियो इसके इक्वल होता है। भाई तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि ये सब किसके इक्वल होगा, किसी न किसी कांस्टेंट के। ये तीनों टर्म किसी ना किसी, ये तीनों अगर इक्वल है तो ये तीनों किसी ना किसी कांस्टेंट के तो इक्वल ही होगी। तो इनके डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को देखो 4c 3b और 2a। अगर ऊपर वाली टर्म को मैं अडेंडो वाला कंसेप्ट अप्लाई करता हूं, अडेंडो, तो ऊपर वाली टर्म्स आपकी ऐड हो जाएगी, नीचे वाली टर्म्स आपकी ऐड हो जाएगी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ऐड बन जाएंगे और यहां पर आपके पास ये टर्म्स बन जाएगी। आप देख लो 3x माइनस 4x माइनस 3z, 4z माइनस 3y एंड 4y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4c 3b और 2a। और इसे आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b प्लस 4c। ये इसका आंसर है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू जी बाई एच, शो दैट a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू ई एफ ये आपके पास टर्म है। आपको शो करना है ए सी ई जी और बी डी एफ एच इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। ए सी ई जी और बी ए सी ई जी बी डी एफ एच जो है ये आपका इक्वल होता है ए रेस टू द पावर 4 सी रेस टू द पावर 4, मतलब सभी टर्म्स आपके पास 4 है, ए रेस टू द पावर 4 सी रेस टू द पावर 4 ई रेस टू द पावर 4 एंड जी रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय बी रेस टू द पावर 4 प्लस डी रेस टू द पावर 4 प्लस एफ रेस टू द पावर 4 प्लस एच रेस टू द पावर 4। ये आपके पास टर्म्स है। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म्स है आपके पास, ये रेशियो अगर आपस में सब इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो हम एक काम करते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू के मान ले, तो वो इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा। यहां से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो b के आ जाएगा। सेम अबाउट टर्म्स जो है आपके पास c बाई डी ई बाई एफ और g बाई एच, इनकी वैल्यूज अगर मैं यहां से लिखूं डायरेक्ट तो c इज इक्वल टू डी के, e इज इक्वल टू एफ के, g इज इक्वल टू एच के। वैल्यूज आपको पता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास, a इक्वल टू पता है, c इक्वल टू पता है, e इक्वल टू पता है, g इक्वल टू पता है। राइट हैंड साइड वाले में पुट करोगे अगर आप तो a रेस टू द पावर 4 है, c ये भी c रेस टू द पावर 4 होगा शायद, आई थिंक c रेस टू द पावर 4 है, ये रहा c रेस टू द पावर 4 है यहां पर। तो इन वैल्यूज को अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में लिखता हूं तो ये आ जाएगा बी एच, एक मिनट, ए सी ई जी डिवाइड बाय बी डी एफ एच। तो b के c की वैल्यू पुट कर दो, d के e की वैल्यू पुट कर दो, f के g की वैल्यू पुट कर दो, h के डिवाइड बाय बी डी एफ एच, बी डी एफ एच
पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है के और के, तो इसका मतलब के कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ लिख दो के रेज़ टू द पावर 4। क्या सर ये आंसर हो गया? बिल्कुल हो गया। क्यों? ऊपर वाली टर्म आपकी पूरी मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर वाली टर्म पूरी मल्टीप्लाई में है, तो बी से बी गया, डी से डी गया, एफ से एफ गया, एच से एच गया, आपके पास के रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। सेम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है आपका वो कितना है, a रेज़ टू द पावर 4, c रेज़ टू द पावर 4, e रेज़ टू द पावर 4, g रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर 4, d रेज़ टू द पावर 4, f रेज़ टू द पावर 4, h रेज़ टू द पावर 4। वैल्यू पुट कर दो। देखो a, c, e और g की वैल्यू पता है, तो a कितना है, ये बन जाएगा, c कितना है, d के रेज़ टू द पावर 4, एफ के रेज़ टू द पावर 4, जी कितना है, एच के रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय बी रेज़ टू द पावर 4, डी रेज़ टू द पावर 4, एफ रेज़ टू द पावर 4, एच रेज़ टू द पावर 4। अब अगर आपका इंडाइसेस वाला पोर्शन जो है वो क्लियर है अच्छे से, तब तो आप इसे समझ पाओगे, अदरवाइज आपको लगेगा कि यहां पर कौन सा स्टेप आपने कर दिया। एक स्टेप होता है, मैं बता देता हूं, a और b की पावर अगर m है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। और इसी कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई किया गया है। तो मैं लिख सकता हूं b की पावर 4, k की पावर 4, d की पावर 4, k की पावर 4, f की पावर 4, k की पावर 4, h की पावर 4, k की पावर 4 डिवाइडेड बाय b की पावर 4, d की पावर 4। ऊपर वाली टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के रेज़ टू द पावर 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, के रेज़ टू द पावर 4 कॉमन आ गया, b की पावर 4, d की पावर 4, f की पावर 4, h की पावर 4 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, सॉरी b रेज़ टू द पावर 4, d रेज़ टू द पावर 4, f रेज़ टू द पावर 4, h रेज़ टू द पावर 4। ये पूरी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका जो है वो इक्वल आ गया। माइंड में चल रहा होगा कि सर बार बार स्क्वायर क्यों लिख रहे, क्योंकि 4 से पाला थोड़ा कम ही पड़ता है, दिन भर स्क्वायर इतनी बार लिख देते हैं कि अब तो हैबिट में आ चुका है हर जगह स्क्वायर लिखना। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन सिंपल है। सेम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। a1 a2 an, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन वाला है, इसको मार्क करके रख लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप मार्क करके रख लो, इनको एक साथ करना ताकि आपका कंसेप्ट जो है, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं हुई तो सब ऊपर से हाईवे, नेशनल हाईवे बन जाएगा। ये एटलीस्ट एक या दो बार आप प्रॉपर्टीज का रिवाइज कर लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भी मूव करा सकता था, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती। चलिए यहां तक क्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2007, a बाई एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि साइक्लिक कंडीशन एक होती है जो इसके अंदर चल रहा है, साइकिल बन रहा है एबीसी का। ऊपर वाली टर्म को देखो, एक्स वाई जेड को देखो, एक्स का स्क्वायर कर दिया, बाकी के दो टर्म को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, वाई का स्क्वायर कर दिया, बचा क्या, जेड और एक्स, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। थर्ड टर्म जेड स्क्वायर, क्या बचा, एक्स वाई, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। देखो ऊपर वाली टर्म में यही बन रहा है, और क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, देखना।
ये आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। नीचे भी साइकिल बन रहा है, एबीसी बीसीए सीएबी। करना क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। भाई ये कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं हम इसको, किसी के मान लेते हैं इसको किसी के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर x की वैल्यू x अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर आप k लिखोगे तो x इक्वल टू के ए आ जाएगा, सेम y इज इक्वल टू के बी आ जाएगा, z इक्वल टू के सी आ जाएगा। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है। अब वैल्यू दिमाग में ये आएगी कि पुट कौन सी करें। देखो ध्यान से देखना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऊपर एक्स वाई जेड है और नीचे एबीसी है, और x की टर्म में a आ रहा है, y की टर्म में b आ रहा है, z की टर्म में c आ रहा है। इसका मतलब अगर आप x y z की वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा एज कंपैरिजन टू अगर आप वैल्यू abc पुट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप पुट नहीं कर सकते, पुट कर सकते हो। अगर आप a की वैल्यू पुट करोगे तो वो 1/k की फॉर्मेट में आएगी या x/k की फॉर्मेट में। तो यहां पर देखो, अगर x की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब आपके पास ऑप्शन दो है, या तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लो, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, क्योंकि x की वैल्यू आपने पुट करी, y और z की वैल्यू ये रही, ये भी पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू है के बी और z की वैल्यू है के सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी। ध्यान से देखो, ऊपर वाली टर्म में कुछ दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी। ए स्क्वायर को अगर आप के स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये कैंसिल हो गया, के स्क्वायर आ गया, खत्म। अब अगर इसके बाकी की दोनों टर्म्स उसमें भी पुट करें और सेम टर्म्स अगर आपके पास बन जाती है, अब सेम सेकंड टर्म्स जो है इसमें मैं डायरेक्ट पुट करके बताता हूं। देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स है, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स को मैं लिख सकता हूं के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स के सी और के ए, तो सी ए बच जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास कितना है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी ए, तो ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी, कैंसिल होके के स्क्वायर आ गया। थर्ड टर्म जो है आपके पास वो क्या है, एक्स बाय जेड बाय सी इज इक्वल टू के, जेड बाय सी इज इक्वल टू के। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसके अंदर पुट करके थर्ड टर्म के अंदर, इतना तो कर सकते हो या करूं, देखो z की वैल्यू पुट कर दी तो ये बन जाएगा के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स कितना है के, वाई कितना है, एक्स कितना है के ए और वाई कितना है के बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं के स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये बन जाएगा के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी, कैंसिल होके के स्क्वायर आ जाएगा। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, और यही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, एक बार अच्छे से कर लेना। मैं आपको कितने भी क्वेश्चन करवा दूं, जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई सेंस नहीं है आपका पढ़ने का। पढ़ने से मैच नहीं आएगी कभी भी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए कोशिश करो, जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन पहले ट्राई करो। शक्तिमान बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करो। जो नहीं आते हैं उनको बाद में सॉल्व करो, थोड़े धीरे धीरे अपना लेवल इंप्रूव करते जाओ, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ा दूंगा बिना तैयारी, इसलिए नीचे गिरना संभव है, हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो बेटर ऑप्शन है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आराम से आप ऊपर तक, चोटी तक पहुंच जाओगे। आज नहीं तो कल तिरंगा लहराकर आ जाओगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। इफ P अपॉन
बी माइनस सी क्यू अपॉन सी माइनस ए आर अपॉन ए माइनस बी। ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो तो आपको आंसर सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको दिखेगा आंसर। कब दिखेगा? जब आप एक बार इसको अच्छे से देखोगे। बी माइनस यानी साइकिल दिख रही है, बी माइनस सी के बाद सी माइनस ए आ रहा है और यहां पर ए माइनस बी। तो क्वेश्चन में आपको पी अपॉन बी माइनस सी क्यू अपॉन सी माइनस ए और आर अपॉन ए माइनस बी क्या शो करने के लिए बताया है? प्रूव दैट P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, PA प्लस QB प्लस RC। ये भी 0 के इक्वल है। बड़ा ही सिंपल सा है, देखते हैं आंसर आना चाहिए। देखा और आंसर कैसे? देखो, इसको भी के इक्वल अगर मैं पुट करूंगा, क्योंकि सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट के इक्वल है क्योंकि इक्वल है। अगर ये टर्म्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों टर्म्स एक ही होंगी, वैल्यूज ही तो अलग होंगी, काटने के बाद दोनों वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इसको के इक्वल पुट कर देता हूं, यानी P अपॉन बी माइनस सी को के इक्वल पुट कर देता हूं, P अपॉन बी माइनस सी को के इक्वल पुट कर देता हूं, तो आप कहोगे सर P इज इक्वल टू तो हो जाएगा के बी माइनस सी। अब आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप नहीं चाहो तो छोड़ देना। सेम सेकंड टर्म को देखो तो ये बन जाएगी Q इज इक्वल टू के सी माइनस ए और R इज इक्वल टू के ए माइनस बी। वैल्यूज पुट कर दो, डायरेक्ट आपको दिख रही है P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 है, यही प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। तो P की वैल्यू कितनी है? के बी माइनस सी प्लस के सी माइनस ए प्लस के ए माइनस बी। के कॉमन आ रहा है तो बनेगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। जो जो शहीद हो रहे हैं उनको शहीद कर दो। ए से बी गया, ए से ए गया, सी से सी गया। बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं अभी भी सर बहुत कुछ बचा है इसके अंदर, के अंदर सिर्फ 0 बचेगा और के को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, वो इसका राइट हैंड साइड है। सेम आपको पूछा है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 0, तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है। P की वैल्यू तो पता ही है, पुट कर दो। के बी माइनस सी, ये आपके पास किसकी वैल्यू है? P की। ए कहां है? ए ये रहा, बी ये रहा, इसको आप लिख दो कि क्यू सी माइनस ए प्लस सी ये रहा, और इसको लिख दो, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ले रहा हूं, सी इसको लिख दो। आर की जगह कितना आ जाएगा? के ए माइनस बी। सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो के तो कॉमन दिख रहा है तो पहले सी को बाहर निकाल लो और ए को अंदर मल्टीप्लाई करते चलो। ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये बन जाएगा बी सी माइनस ए बी, ये बन जाएगा ए सी माइनस बी सी। बीसी को कोई भी गलत मत समझना, बीसी का मतलब बी केयरफुल होता है। बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, एबी से एबी गया, एसी से एसी गया, अंदर बचेगा 0। के को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे बहुत सारा मिलेगा, के मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0, और ये इसका राइट हैंड साइड था। समझ आया? इजी है, इजी है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की फैमिली का मेंबर है। इफ एक्स इज एक्स अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना है इसको। सेम क्वेश्चन है जो अभी ऊपर किया है, सेम, कुछ चेंज नहीं करना। सेम बोल रहा हूं तो सेम है बिल्कुल, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 4 एग्जामिनीज आर एज फॉलोज, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सॉरी हाँ इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 7:9। फाइंड द कंटिन्यू रेशियो। एक बार इसके मेथड से समझते हैं, फिर मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे। क्वेश्चन में आपको दिया है ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:5 है। तो यहां पर क्या किया है इसने, इसको मल्टीप्लाई करा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया, भगवान नहीं जाने इसने क्या करा। फॉर गेटिंग सेम नंबर इन बी वी आर टू मल्टीप्लाई बाय 3/4 सी डी, टू सेम टू टर्म ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय 15/20 एंड ये आपके पास पूरी पंचायत जो है वो आ जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं, इससे शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पर का मतलब है कहीं भी नहीं मिलेगा, ढूंढने की कोशिश करके देख लेना। देखो आपको क्या करना है, ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी है आपके पास 4:5, सी रेशियो डी है आपके पास 7:9। अब भाई साहब ने कहा है कंटिन्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में तो इसको सेम कर दिया, उसको सेम कर दिया, आंसर निकाल दिया। मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। एबीसीडी दिया है ना, यहां लिखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, लिख दिया। ए के नीचे रेशियो लिख दो 2:3 जो गिवन है। बी के बी और सी का रेशियो है 4:5, तो यहां लिख दो 4, यहां लिख दो 5। सी और डी का रेशियो है 7 और 9, यहां लिख दो 7, यहां लिख दो 9। सर ये क्या कर दिया आपने, बड़ा ही सिंपल कर दिया इसको। अब पड़ोसी की मदद लेते हैं। कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है, पड़ोसी वैसे भी सामने नहीं आते। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल सिचुएशन होती है, तो अधिकतर पड़ोसी ही पहले आते हैं। तो हम पड़ोसी को बुला लेते, भाई यहाँ पर घर पे कोई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो 3 को यहीं पर उतार दीजिए। यहाँ पर कोई नहीं है, इस 3 को फिर यहाँ उतार दीजिए। हमेशा पड़ोसी की मदद लेनी है। और पड़ोसी राइट हैंड वाला या इधर वाला, सामने वाला नहीं। यहां पर अगर 5 है तो इसका ये इसकी हेल्प करेगा नेबर की। ये प्लेस जो है आपका वैकेंट है, तो ये हेल्प करेगा, ये हेल्प लेगा इससे, ये बनेगा 4। यहां पर ये प्लेस वैकेंट है तो ये हेल्प लेगा इससे 7। यहां पर ये प्लेस वैकेंट है तो ये हेल्प लेगा इससे 7। अब एक काम करो, ऐसे 2 डंडी खींचो बड़ी बड़ी सी, और आंख बंद करके अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो आंख बंद करके तो कर लेना। 4 2 जा सर 8, 8 7 जा 56, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 3 5 जा 15, 15 इंटू 7 135, नहीं 15 7 105 होता है, 105 सॉरी। 5 3 जा 15, 15 इंटू 9 135। ऑप्शन चेक करें, 56 84 105 एंड 135, दैट इज आंसर। कोई सेम बनाने का सीन ही नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी आपने तो सब खराब हो जाएगा। प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। 2 numbers are in ratio 3:5. If 10 be subtracted from each of them, the remainders are in ratio 1:5. The numbers are 3 और 5 के रेशियो में 2 नंबर हैं। क्वेश्चन समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 और 5, क्या एक्चुअल में 3 और 5 है क्या ये? क्या ये है एक्चुअल में 5 ही
क्या आपको ये तो रेशियो में है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मान लीजिए किसी की सैलरी 15,000 है, किसी की सैलरी 45,000 है, मैं इसको कैंसिल करके लिख देता हूं 1:3, तो क्या उसकी सैलरी 1? आप कहोगे नहीं, तो फिर क्या है 1:3? ये तो रेशियो है। जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे और डिवाइड भी कर देता हूं इससे, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों है ये x है। तो जो रेशियो आपको दिया हुआ है, आप कहोगे सर वो 3x और 5x है। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों में से, तो रेशियो आपका कुछ इस टाइप का बन जाता है 1:5। अब कुछ क्वेश्चन को वेरिएबल बनाकर करते हैं। 2 वेरिएबल से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होती है सॉल्व करने के लिए। जितने कम वेरिएबल होंगे उतनी कम माथापच्ची होगी, जितनी कम माथापच्ची होगी उतना जल्दी आंसर आएगा। तो यहां पर अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 5, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 10, तो 15x माइनस 5 10 जा 50, 5x माइनस 10, तो 15x माइनस 5x और 50 माइनस 10, तो ये आपका बन जाएगा 10x और ये आपका बन जाएगा 40, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब एक्चुअल नंबर आपका था 3/5, तो 3x और 5x बन गया 3 इंटू 4 और 5 इंटू 4, 3 4 जब बहुत सारा, 5 4 सा उससे भी ज्यादा, तो 12/20 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 12/20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:3। अब बताओ एनुअल इनकम किसी की 4:3 हो सकती है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर 4:3 है तो 4x और 3x मान लेते हैं। एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर्स इज 3:2। If each of them saves 1,000 rupees a year, find their annual income. एक्चुअल एनुअल इनकम आपको बतानी है कि कितनी होगी उनकी। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, इतनी मेरी सैलरी, उसमें से इतना खर्चा हो जाता है, जो बचेगा वो मेरी सेविंग होती है। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं ये लिख देता हूं कि सेविंग में से अगर सैलरी में से सेविंग माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ मेरा खर्चा होता है। इसी को बेस मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्या है, मेरी सैलरी, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1,000 जो क्या है मेरी सेविंग, ये भी इसमें से भी माइनस कर दो। कुछ बच्चे जो गलती करते हैं क्या करते हैं, 4x/3y लिख देते हैं। y क्यों लिख दोगे भाई? स्टार्टिंग में जब आपसे कहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो सेम नंबर से होगा, तो आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो? तो 4x माइनस 3y और उसके बाद जो इनका एक्सपेंडिचर है वो बन जाता है मेरे ख्याल से 3:2। ये 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक बीमारी होती है, वो अप्लाई कर दो इसके अंदर, इन दोनों को लग जाएगी 4 2 जा 8x माइनस 2,000, 9x माइनस 3,000, 9x माइनस 8x हो जाएगा आपके पास x, 3,000 माइनस 2,000 हो जाएगा 1,000। तो 4x की बात कर रहा है तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1,000, 4,000, और 3x की बात कर रहा है तो 3 इंटू 1,000, 3,000। ये आपके पास आ जाएगा इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 3 टाइम्स। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट कितनी है आर्टिकल की? 3 टाइम्स है। किसकी? द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। जो भी मटेरियल यूज कर रहा है, जो भी मटेरियल हो सकता है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, उसकी कितनी है? 3 टाइम्स है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वॉज इंक्रीज बाय रेशियो। इंक्रीज और डिक्रीज ओरिजिनल क्वांटिटी से जब भी हम कंपेयर करेंगे, याद करो मैंने वेट से रिलेटेड कुछ आपको बताया था, तो रेशियो उल्टा हो जाता है। 1:2 है तो 2:1 हो जाता है, इंक्रीज करेगा तो, और डिक्रीज करेगा तो वो भी उतना ही हो जाता है। उल्टा करना है हमेशा, हमेशा आपको रेसिप्रोकल करना है उसका। ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो रेशियो में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसका उल्टा कर दो, खत्म हो जाएगा आंसर। जो भी आंसर आपका आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो इतना सही है। ओरिजिनल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे? किससे? जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है उसी से। तो यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो प्राइम कॉस्ट यहां पर है आपके पास, सॉरी, and productive wages was increased in ratio 4:5. Find the present price cost, ये प्राइम कॉस्ट होगा आई थिंक, present prime cost of an article which could formerly be made for ₹180। तो यहां पर प्राइम कॉस्ट इसने ले लिया एक्स और वाई। एक्स क्या है? प्रोडक्टिव वेज प्लस मटेरियल यूज्ड। एक्स क्या है? प्रोडक्टिव वेज। वाई क्या है? मटेरियल यूज्ड। प्राइम कॉस्ट कितनी जाएगी? वेजेस प्लस जो भी मटेरियल यूज कर रहा है वो, दोनों का सम। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट 180 किसका है? 3 टाइम्स वैल्यू मटेरियल यूज। क्वेश्चन में गिवन है तो 3 टाइम्स वैल्यू मटेरियल यूज। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60। x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। x की वैल्यू आपको, y की वैल्यू आपको पता है तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो x और x की वैल्यू आई आपके पास 120 और y की वैल्यू आ गई 60। अभी मैंने बताया था कि रेशियो को उल्टा करना है, तो प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4y/3। मेरा वेट इतना है, बढ़ाना है तो जो रेशियो दिया उसको उल्टा कर दो। वेट मल्टीप्लाई बाय जो रेशियो दिया उसको उल्टा कर दो। मेरा वेट इतना है, मुझे कम करना है इस रेशियो के अंदर, तो जो रेशियो दिया उसको उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया इसने। प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 4y/3। प्रेजेंट वेजेस 5x प्लस वाई, 5x बाय 4। प्राइम कॉस्ट कितनी थी? x प्लस वाई। तो ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, दोनों को सॉल्व करोगे ₹230 जो है वो आपके पास इसकी एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ₹230 जो है वो आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो सॉल्व किए हमने। नेक्स्ट अब आपके पास आता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो पहले इन क्वेश्चंस पे 1 to 10 के जो क्वेश्चंस है एक्सेप्ट 3, इनको प्रॉपरली करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितनी भी है आपकी, कोशिश करेंगे इसको कि 1 शॉट में हो जाने चाहिए। एमसीक्यूज भी नहीं, बस 2 क्लास के अंदर हो जाएंगे, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन था जो आज हमने कवर किया है। होमवर्क वाला पोर्शन आप ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।